हेलो दोस्तों, कैसे हो। केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम बहुत बेसिक चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये समझ में आएगा, इसके बाद के आगे के चैप्टर समझ में आएंगे। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था हमारे स्टार्टिंग 4 चैप्टर्स, 1 2 फर्स्ट था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, सेकंड है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, थर्ड है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट और फोर्थ है केमिकल बॉन्डिंग। सबसे बेसिक चैप्टर है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। ये समझ में आएंगे तो आगे केमिस्ट्री समझ में आएगी, मज़ा आएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक कहानी की शुरुआत होती है। देखो, चैप्टर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम के बारे में बात करेंगे हम। एटम क्या है, एटम के अंदर क्या है, कैसे काम करता है, सारी पूरी तरीके से इसे डिटेल में समझेंगे। ठीक है। अब कहानी की शुरुआत हुई कि कुछ साल पहले एटम्स माने जाते थे सबसे छोटे पार्टिकल। कि भैया कोई भी मैटर लो, कोई भी मार कर लिया, तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए, तो सबसे छोटा जो पार्टिकल मिलेगा वो कहलाता है एटम। उसके बाद उससे छोटा कुछ नहीं है, ऐसा माना जाता था। ठीक है, तो ये बात लिखते हैं। अर्लियर इट वॉज बिलीव्ड, टू द पॉइंट पढ़ेंगे, है ना, फालतू की कहानी नहीं। अर्लियर इट वॉज बिलीव्ड दैट एटम was the shortest indivisible particle of a matter। मतलब तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए तोड़ते गए एटम आ गया। अब एटम को नहीं तोड़ सकते, इनडिवाइजेबल, इनडिवाइजेबल माना जाता था। लेकिन ये बात गलत हो गई। किसकी डिस्कवरी से? इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी से, प्रोटॉन की डिस्कवरी से। ये बात गलत हो गई न्यूट्रॉन की डिस्कवरी से। तो बाय टाइम धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि एक साथ ही तीनों की डिस्कवरी हुई थी। दिस वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बिकॉज ऑफ डिस्कवरी है डिस्कवरी चैनल, मेन वर्सेस वाइल्ड, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स। मतलब हमें ये पता चला कि नहीं भैया, एटम सबसे छोटा नहीं है। एटम को भी तोड़ सकते हो। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, एटम के अंदर प्रोटॉन है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन है। तो एटम से भी छोटे पार्टिकल्स हैं। और कमाल की बात तो ये पता चल रही है अब कि न्यूट्रॉन को भी तोड़ सकते हो, न्यूट्रिनोज में और छोटे पार्टिकल्स भी हैं। ठीक है, तो हमें ये पता चला कि भैया एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, न्यूट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है। जब ये पता चला कि अच्छा एटम इन 3 चीज़ों से मिलकर बना है, तो लोगों के मन में डाउट आया कि यार ये एटम दिखता कैसा होगा, कैसा होगा ये एटम। तो साइंटिस्ट लोगों ने अपनी थ्योरी देना स्टार्ट कर दिया। उस थ्योरियों पे आने से सबसे पहले जो बेसिक फैक्ट्स हैं, जो तुम्हें याद रख लेने हैं, बार बार यूज़ होते हैं, उन्हें हम लिख लेते हैं। नंबर 1 है ना, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। आएंगे उनकी कहानियों पे, लेकिन पहले ये बात। सबसे पहला, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये होता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? बहुत बहुत कम मास होता है। देखो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg, 10⁻31 kg। ये वैल्यूज तुम्हें याद रखनी होगी। देखो ठीक है, बहुत काम आती है अपने। ऐसे ही चार्ज ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का चार्ज भी सेम होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, जस्ट अपोजिट होता है। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज का होता है। थर्ड, और ये हो गया फोर्थ, मास ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, इससे काम चल जाता है। फिर आता है चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, तो उसका चार्ज कितना होगा? 0 कूलम्ब होगा। चार्ज की यूनिट क्या हो जाती है? कूलम्ब होती है। क्या यूनिट होती है? कूलम्ब, कूलम्ब। ठीक है, कूलम्ब नाम के साइंटिस्ट ने चार्ज के से रिलेटेड बहुत अच्छी डिस्कवरी करी थी, जिसे हम कूलम्ब्स लॉ बोलते हैं। 12th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उन्हीं की याद में चार्ज के ऐसा यूनिट का नाम रख दिया गया कूलम्ब। और तुमने तो 10th में भी पढ़ा है। 10th में पढ़ा है, 10th में तो पाप किए हैं हमने।
मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास लगभग बोल रहा हूँ मैं, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता, बट पॉइंट में पीछे जाके थोड़ा अंतर आ जाता है, लेकिन लगभग प्रोटॉन के ही इक्वल होता है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, इन दोनों का मार्क्स अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, एग्जैक्टली सेम नहीं होता है। सबसे पहले ये बात लिख लो, फिर हम सबसे पहला मॉडल पढ़ेंगे एटम का। तो ये चीज़ें तुम्हें याद रखनी है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, चलो फिर बढ़ा जाए आगे। सर आप बढ़े चलो, हम आपके साथ हैं। हाँ भाई, तो मैंने तुम्हें बताया कि धीरे धीरे हमें इस बात का पता चला कि अच्छा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है, एटम एक सबसे छोटी पार्टिकल नहीं है, उससे अंदर भी कुछ चीज़ें हैं। तो साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि चलो पता लगाते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से है एटम के अंदर, ये जो चीज़ें हैं ये किस तरीके से बैठी हुई है एटम के अंदर। तो सबसे पहला मॉडल आया, हेडिंग डालेंगे मॉडल्स ऑफ एटम। वही तो जानना चाह रहे हैं कि जो एटम का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, खोज पे जा रहे हैं हम पता लगाने के लिए इतिहास में कि भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इसमें सबसे पहले मॉडल आया थॉमसन बाबा का। थॉम्पसन होता है कि थॉमसन होता है, चेक कर लेते हैं एक बार। थॉमसन ही है भाई, थॉम्पसन नहीं है, थॉमसन ही है। जे थॉमसन थे, सर जे थॉमसन, सर लगा दिया था इनके नाम के आगे। थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। प्लम पुडिंग, अब ई का होता है, थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल। हम देख रहे हैं किसके मॉडल, एटम्स के। तो सबसे पहले सर जे थॉमसन आए। सर, नाइट की उपाधि दी गई थी उन्हें इंग्लैंड में, इतने बड़े आदमी थे वो, इतनी अच्छी डिस्कवरी कर रखी थी उन्होंने बोला कि भैया मेरी बात सुनो। उन्होंने बोला कि जो एटम होता है, एटम है बिल्कुल एक तरबूज की तरह। किसकी तरह, तरबूज की तरह। सर कैसी बातें कर रहे हो आप ये। हाँ, उन्होंने बोला कि जो एटम है वो तरबूज की तरह है। इस तरबूज के अंदर जो रेड पार्ट है, जो भी रेड पार्ट है, ये रेड पार्ट है उस एटम का पॉजिटिव चार्ज। सर असली में भी रेड कलर का होता है? नहीं, उन्होंने बताया कि एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है, जैसे तरबूज के अंदर वो जो रेड पार्ट पूरी तरह हर जगह फैला होता है, उन्होंने बोला कि ऐसे ही पॉजिटिव चार्ज भी हर जगह यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, हर जगह इक्वली फैला हुआ है, ऐसा नहीं कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम, हर जगह इक्वली फैला हुआ है। फिर लोगों ने बोला अच्छा फिर नेगेटिव चार्ज कहाँ है भैया, एटम तो न्यूट्रल होता है, एटम के पास तो कोई चार्ज नहीं होता, इसका मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव चार्ज होता है। तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे तरबूज के बीज होते हैं वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। जैसे तरबूज के बीज वैसे ही एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, इसीलिए इसको वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता था। और सिमिलरली प्लम पुडिंग क्या होता है कि एक ब्रिटिश डेजर्ट होता है। ब्रिटिश डेजर्ट से रेगिस्तान, अरे नहीं रे, डेजर्ट खाने के बाद मीठा मंगाते हैं ना, उसे डेजर्ट बोलते हैं। तो तुमने देखे होंगे कपकेक्स टाइप की चीज़ों को बोलते हैं प्लम पुडिंग। तो उन्होंने बोला कि भाई कपकेक्स में, प्लम पुडिंग के अंदर जो ये बाहर का क्रीमिश पार्ट है ये है पॉजिटिव चार्ज, और अंदर जो किशमिश डले हुए हैं, रेजिन्स जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो हम इंडियंस को प्लम पुडिंग में ज़्यादा फील नहीं आती है, हमें फील आती है तरबूज में। तो हमने ये बात समझी कि पॉजिटिव चार्ज तो है रेड वाला पार्ट जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, एंड नेगेटिव चार्ज ब्रैकेट में इलेक्ट्रॉन जो है आर लाइक सीड्स। भाई वाटरमेलन के सीड्स हैं। क्लियर है बात, ठीक है ना। तो इस बात को नोट करो भाई, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली थी थॉमसन जी ने, क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो हर जगह इक्वली फैला हुआ है। इसलिए उन्होंने बोला कि भैया मास ऑफ एन एटम इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड throughout the atom। क्योंकि मास भी हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब सपोज करो कि
मैंने ये हाथ लिया है ना, इस हथेली पे मैंने यहाँ पे मार्कर रख दिया, तो मुझे पता है कि सर यहाँ मास लगभग इक्वल है, लेकिन इस जगह मास ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है मास का, इसे हटा दिया। हाँ, अब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, ऐसा नहीं कि कहीं पे ज़्यादा मास हो गया कहीं पे कम हो गया, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली। दो इंपॉर्टेंट बात थी थॉमसन जी के, है ना, उन्होंने ये बोला था कि एटम इज लाइक वाटरमेलन, जिसमें जो रेड पार्ट है वो है पॉजिटिव चार्ज जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन्स है वो सीड्स की तरह हैं उस वाटरमेलन के। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली वो ये बोली कि मास ऑफ एन एटम, एटम का जो मास है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हर जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्लियर है बात? तो नोट करो। अब हुआ क्या, हो गया नोट। हुआ क्या कि इस मॉडल को प्रूव कर दिया गया गलत। दिस मॉडल वाज प्रूव्ड रॉन्ग, गलत प्रूव कर दिया गया इस मॉडल को। ओहो सर जे थॉमसन की तो बेइज्जती हो गई। ऐसे कोई बेइज्जती नहीं होती है, साइंटिस्ट लोग अपनी थ्योरी पुट करते हैं, उनका काम है नई नई चीज़ें लोगों को बताना। हो सकता है कि गलत हो सकता है सही हो, इंसान ही तो है, गलतियाँ इंसानों से होती है, ठीक है। तो तुम भी गलतियां करो, एग्जाम में कम मार्क्स आए तो डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेट होना है कि हाँ अगली बार अच्छा करेंगे, ठीक है। देखो जे थॉमसन ने भले गलत मॉडल दिया, आज से 50 साल बाद भी हम पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं उनके बारे में, 50 को 60-70 साल हो गए, उसके बाद भी उनका नाम तो अमर हो गया। तो गलती करने में भी अच्छा है, कुछ नहीं करने से अच्छा है गलती करो। क्लियर है क्या बात? दिस मॉडल वॉज प्रूव्ड रॉन्ग बाय रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड नाम के साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट करा था। उस एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकला तो ये पता चला कि अरे यार थॉमसन तो गलत बोल रहे थे, थॉमसन जी तो गलत बोल रहे थे। तो अब हम देखते हैं कि वो क्या एक्सपेरिमेंट था वो जिससे हमें ये रिजल्ट मिला। क्लियर है बात? नोट करो। तो थॉमसन जी का जैसे नाम आए दिमाग में ये बात परमानेंट आनी चाहिए कि भाई थॉमसन जी ने गलती करी थी, लेकिन फिर भी उनका नाम हुआ, तो मैं भी गलती करूँगा। जब गलती करोगे उसके बाद ही तो सही करोगे, पहली बार में सब कुछ सही नहीं होता। नंबर कम आ रहे हैं पढ़ने के बाद भी तो गिव अप थोड़ी ना करना हो कि और मैं तो पढ़ के गया था फिर भी नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं, अगली बार आएंगे, उसके अगली बार आएंगे। हारना नहीं है, एंड तक जो हार नहीं मानता है। 11th-12th का खेल ही यही है, कंसिस्टेंसी। पढ़ते सब बच्चे हैं, साइंस लेके एकदम मोटिवेशन में आया तो अरे मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, लेकिन वो मोटिवेशन रहता है हफ्ते में किसी 1-2 दिन, फिर 4-5 दिन वापस कि यार साइंस लिए गलती तो नहीं कर दी। लेकिन जिस बच्चे का वो मोटिवेशन पूरे साल भर कंसिस्टेंटली है कि भाई रोज़ 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 उसे पता है कि यार मुझे पढ़ना है, तो फिर उस बच्चे का सिलेक्शन होगा। और जिसका किसी एक दिन आता है उसका थोड़ी ना होगा। आपके नंबर कम आ रहे हैं फिर भी आप गिर के अपने आप को उठा रहे हो, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। एक शायरी भी है बहुत फेमस। सर क्या है वो शायरी? नहीं यार मैं शायरी सुनाने में अच्छा नहीं हूँ, इसलिए मैं सुनाऊंगा नहीं। तो हमने पहला मॉडल देखा थॉमसन जी का। अब हम देखेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट था जिससे थॉमसन जी का मॉडल गलत प्रूव हो गया? थॉमसन जी गए रदरफोर्ड के पास, क्यों रदरफोर्ड मेरा मॉडल कैसे गलत बोला तूने, मेरे को समझा। तो रदरफोर्ड ने बोला कि ठीक है भाई। रदरफोर्ड ने क्या किया कि एक ऐसी गोल सी, एकदम गोल सी वॉल ले रखी थी, है ना, एक बहुत बड़ा सा होल था, ऐसे कमरे वाला होल पूरा सर्कुलर, और इसके गेट के यहाँ पे उन्होंने रख रखी थी एकदम पतलू सी, या फिर गेट के यहाँ पे नहीं, थोड़ा अंदर जाके उन्होंने रख रखी थी, और ये एकदम क्लोज्ड होल था, ठीक है। कहीं जा तो सकती है चीज़ लेकिन वापस आने में बहुत टाइम लगेगा, एकदम क्लोज्ड होल था ये। और बीच में उन्होंने ले ली एक गोल्ड की फॉइल। क्या ले ली? गोल्ड की
फॉइल ले ली, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि भैया यहाँ मैंने ले ली एक बंदूक, ये है अल्फा पार्टिकल्स गन, ऐसी बंदूक जिसमें से क्या निकलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स। अब सवाल आता है कि सर अल्फा पार्टिकल है क्या। अब देखो ऐसी बंदूक नहीं बनाएंगे वरना एग्जामिनर हम पे हंसने लग जाएगा, ही साइंस के बच्चे हो कैसी बंदूक बनाता है। तो कुछ इस तरीके से बनाते हैं हम अल्फा पार्टिकल्स की गन, जिसमें से अल्फा पार्टिकल ऐसे निकल के सीधे गोल्ड फॉइल से टकरा रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल, सर गोल्ड फॉइल क्या है। गोल्ड फॉइल जैसे एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, जिसमें तुम रोटियां रख के स्कूल में ले जाते हो, है ना, एल्यूमिनियम फॉइल, वैसे की वैसे उतनी ही पतली एक गोल्ड की फॉइल है। गोल्ड की फॉइल ले ली पतली सी, उसके बाद इधर रखी अल्फा पार्टिकल की गन जिसमें से अल्फा पार्टिकल्स निकल रहे हैं। तो सवाल, अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, हीलियम एटम होता है ना, हीलियम एटम के अंदर होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, उन दोनों को निकाल दो, उन दोनों को निकाल देंगे तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, He2+, तो इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो जो बचा वो कहलाता है अल्फा पार्टिकल्स। क्लियर है बात, जो बचता है वो कहलाता है अल्फा पार्टिकल्स। हीलियम एटम में से दोनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो फिर जो बचा वो अल्फा पार्टिकल। तो बेसिकली एक आयन है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नहीं, रदरफोर्ड ने क्या किया कि इसको अल्फा पार्टिकल्स को फेंके जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल की तरफ फेंके जा रहे हैं। उन्होंने बोला कि देखो हुआ क्या कि ऑलमोस्ट 99% अल्फा पार्टिकल्स मेरे यहाँ से, मैं इधर से फेंक रहा हूँ, टकरा के इधर गए, लगभग 99% स्ट्रेट गए। ये सब क्या थे, अल्फा पार्टिकल्स। थॉमसन ने बोला अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कुछ जो थे कुछ एकदम डिफ्लेक्ट कर गए, ठीक है, कुछ एकदम डिफ्लेक्ट कर गए। तो थॉमसन ने बोला चलो ठीक है। उन्होंने बोला कि कुछ जो थे वो टकरा के सीधे के सीधे वापस आ गए, लगभग 180 डिग्री पर टर्न हो गए। कुछ टकरा के, जैसे सपोज करो कि ये सामने तुमने एक टिश्यू पेपर की दीवार रख ली है ना, टिश्यू पेपर की एक वॉल है, तुम यहाँ से अपने हाथ में पाइप रख के पाइप चला रहे, पाइप से पानी जा रहा है, तो टिश्यू पेपर को चीरते हुए पाइप से पानी आगे निकल जाएगा, हाँ या ना। सेम कहानी रदरफोर्ड ने बोला कि भैया मैंने तो यही सोचा था कि भैया मैं अल्फा पार्टिकल्स फेंकूंगा तो गोल्ड फॉइल के एटम्स के बहुत स्पेशियस होते हैं, तो उनमें से मेरे हीलियम अल्फा पार्टिकल्स बाहर निकल के उधर पहुंच जाएंगे। हाँ, लेकिन कुछ पार्टिकल्स ने ज़्यादा डिफ्लेक्शन किया और कुछ पार्टिकल्स तो वापस लौट के आ गए। अगर थॉमसन भैया आपका मॉडल जो कहता है कि हर जगह एटम का मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर तो एटम्स या तो उधर जाते या वापस आते। ये इतना अजीब सा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। तो फिर रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। रदरफोर्ड ने बोला कि भैया एटम के हर जगह मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। सपोज करो ये एक एटम है, इस एटम में बीच में एक बहुत छोटी सी जगह है, जहाँ उसका सारा मास है, ऑलमोस्ट सारा मास उसका इतनी सी जगह है। तो फिर थॉमसन ने बोला कि अच्छा, तो इससे तुम्हारी ये बात एक्सप्लेन हो रही है। उसने बोला हाँ, इससे मेरी बात एक्सप्लेन हो रही है। कैसे, देखो, उसने बोला कि भैया इतनी सी जगह है वो जहाँ से सारा मास है, इसका मतलब जब अल्फा पार्टिकल जाएंगे, समझो इस चीज़ को, ये गोल्ड फॉइल है यानी कि गोल्ड के इस तरीके के एटम्स होंगे, गोल्ड के इस तरीके के एटम्स हैं, और यहाँ से अपना अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि देखो ऑलमोस्ट एटम का जो पार्ट है वो खाली है, एटम का जो ऑलमोस्ट पार्ट है, ऑलमोस्ट वॉल्यूम है वो खाली है, बस बीच में एक छोटी सी जगह में सारा मास रखा हुआ है। तो रदरफोर्ड ने बोला ठीक है। तो उसने बोला कि देखो मैंने अल्फा पार्टिकल्स फेंके, तो अल्फा पार्टिकल्स के सबसे ज़्यादा चांसेस कहाँ थे, बीच में से टकरा के जाने के थे। कि हाँ भैया, तो इसलिए उन्होंने बोला कि इसलिए लगभग 99% अल्फा पार्टिकल्स सीधे चले गए। कि अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि देखो अब मैंने 100 अल्फा पार्टिकल्स फेंके, उनमें से कुछ बहुत कम के चांसेस ये तो थे ना कि भाई वो इस न्यूक्लियस से टकरा जाएंगे। अगर वो इस सेंटर के मास से टकरा जाएंगे, इस सेंटर वाले मास से टकरा जाएंगे, तो यहाँ तो बहुत सारा मास है, टकरा के वापस लौट जाएंगे। अगर किसी एंगल पे टकराए तो इधर चले जाएंगे, ठीक है। तो इतने सारे स्पेस में इसके टकराने के चांस बहुत कम थे, इसीलिए बहुत कम अल्फा पार्टिकल ज़्यादा डिफ्लेक्शन खाए, बाकी सारे सीधे के सीधे चले गए। सो दिस वाज रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तुम डायग्राम बनाओ, फिर इसकी कुछ कंक्लूजन हम लिखेंगे। समझ में आई होगी पूरी बात, ठीक है। थॉमसन ने बोला था कि सारा एटम लगभग मास इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे ज़्यादा मास, ऐसा कहीं पे कम मास। लेकिन रदरफोर्ड ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं है भैया,
ऐसा है कि एटम का सारा मास डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, एटम लगभग पूरा खाली है और जस्ट उसके सेंटर में सारा का सारा मास है। समझ में आई बात? ठीक है, नोट करो, इस डायग्राम को नोट करो। वीडियो पॉज करके नोट करो इस डायग्राम को, फिर हम इसके कंक्लूजन लिखते हैं। ठीक है, कंक्लूजन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का क्या कंक्लूजन था? सबसे पहली बात, ठीक है, पहली बात रदरफोर्ड ने बोली कि सिंस मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट, एकदम सीधे के सीधे चले गए, वेंट स्ट्रेट विदाउट डिफ्लेक्टिंग, सिंस लगभग सारे अल्फा पार्टिकल सीधे चले गए विदाउट डिफ्लेक्टिंग, दिस इम्प्लाइज देयर मस्ट बी अ वेरी लार्ज empty space within the atom। इसका मतलब एटम के अंदर एक बहुत बड़ा खाली स्पेस है। खाली है जब तो सीधे के सीधे चले जा रहे हैं, अगर कुछ ना कुछ उतर टकरा के वापस आ जाते हैं। तो यहाँ से उन्होंने अपना पहला कंक्लूजन दिया। सेकंड उन्होंने बोला कि अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स सफर्ड लार्ज डिफ्लेक्शन, बहुत कम अल्फा पार्टिकल्स थे जिन्होंने सफ़र किया एक बहुत ज़्यादा डिफ्लेक्शन, बहुत कम थे ऐसे अल्फा पार्टिकल। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल सफर्ड अ लार्ज डिफ्लेक्शन, दिस इम्प्लाइज मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज, या हम बोलें मास ऑफ द एटम इज concentrated in a very small volume, inside the atom। कि भाई जितना भी पॉजिटिव चार्ज और मास है वो सारा का सारा बहुत छोटे से एटम जो खाली खाली सा है उसके एक छोटे से वॉल्यूम में रखा हुआ है। ये दो कंक्लूजन आए इस रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से। क्लियर है के बाद? चलो फिर हो गया नोट। अब इसके बेसिस पर रदरफोर्ड ने बोला कि यार मैंने इतनी मेहनत करी है, यहाँ से मुझे इतनी बातें पता चल ही गई है, तो अब मुझे जैसा मॉडल लगता है कि यार मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए वो भी दे ही देते हैं ताकि अपना नाम भी अमर हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे रदरफोर्ड ने अपना मॉडल बनाया कि यार मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए एटम। तो अब हम पढ़ेंगे नंबर सेकंड, रदरफोर्ड्स मॉडल। देखो ऐसा नहीं था कि थॉमसन, रदरफोर्ड और एक दो और पढ़ेंगे हम, उनके अलावा और कोई मॉडल नहीं आए, और भी आए थे लेकिन वो इतने इम्पॉर्टेंट या इतने क्या बोल सकते हैं ट्रू नहीं थे जैसे इन लोगों ने अपनी बात के पीछे। थॉमसन तो इसलिए फेमस है क्योंकि वो पहला मॉडल था, ठीक है। रदरफोर्ड इसलिए फेमस है क्योंकि रदरफोर्ड की बहुत सी बातें सही निकली थी। जिन जिन लोगों की काफ़ी कुछ बातें सही निकली थी उन लोगों के जो इंपॉर्टेंट मॉडल्स है वही पढ़ रहे हैं हम, सारे मॉडल्स नहीं पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे नंबर 2, रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। एक बात से रदरफोर्ड थॉमसन की सहमत थे कि जो एटम है वो स्फेरिकल शेप का है। तो उन्होंने बोला कि एटम इज स्फेरिकल, ये बात बिल्कुल सही है, बट मोस्टली एम्प्टी, बट लगभग खाली है। सेकंड बात उन्होंने बोली ये कि द पॉजिटिव चार्ज हेवी मास। भाई उन्होंने ये बोला कि जो भी पॉजिटिव चार्ज के पार्टिकल्स हैं ना उनका मास बहुत ज़्यादा है एंड इज कंसंट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। जहाँ सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज जिसका मास भी बहुत ज़्यादा है बहुत छोटी सी वॉल्यूम में है एट द सेंटर ऑफ एटम, और उसको नाम दिया उन्होंने न्यूक्लियस। यानी कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय किसको जाता है?
रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने दिया था न्यूक्लियस का कंसेप्ट। तो उन्होंने बोला कि दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियस ऑफ एटम। रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में ये बात बोली इस एक्सपेरिमेंट से कि भैया एटम का जितना भी मास और पॉजिटिव चार्ज है वो एटम के एकदम सेंटर में एक छोटी सी वॉल्यूम में है, जिसे कहा जाएगा न्यूक्लियस। तो लोगों ने पूछा अच्छा फिर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा? उन्होंने बोला सुनो, जिस तरह यूनिवर्स जो है वो एम्प्टी स्पेस है और उसमें हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो घूम रहे हैं, वैसे ही अपना एटम भी पूरा एम्प्टी स्पेस है। जो न्यूक्लियस है, यूनिवर्स में सन है, ऐसे यहाँ पे वो चीज़ न्यूक्लियस है। और जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूम रहे हैं वैसे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। तो ये बात बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग थी, क्योंकि तुम सोचो द ब्यूटी ऑफ नेचर इज कि जो इतने बड़े लेवल पे हो रहा है, यूनिवर्स में हो रहा है, वही सबसे छोटे लेवल पे भी हो रहा है कि एक सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहे हैं। जो इतने बड़े लेवल पे हो रहा है वही इतने से छोटे लेवल पे भी हो रहा है। तो ये बात काफ़ी ग्राउंड ब्रेकिंग थी। उन्होंने बोला कि लाइक planets revolve around the sun, similarly electrons revolve around the न्यूक्लियस। अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन का मास नहीं होता क्या? आप तो कह रहे हो सारा मास लगभग प्रोटॉन में ही होता है। हाँ, अभी देखो हमने लिखा था ना सबसे शुरुआत में लेक्चर के, इलेक्ट्रॉन का मास किस ऑर्डर का होता है? 10⁻³ और प्रोटॉन का मास 10⁻27, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर मैं बात कहूँ तो 10,000 इलेक्ट्रॉन का मास मिला के एक प्रोटॉन का मास होता है। हालांकि 10,000 नहीं होते हैं, लगभग 7,000 के अराउंड होते हैं कि 7,000 इलेक्ट्रॉन्स मिला के एक प्रोटॉन का मास, यानी कि एक प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू 7,000 इलेक्ट्रॉन्स का मास। समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के फुल्के रहते हैं, ज़्यादा मास किन में रहता है? प्रोटॉन्स में रहता है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एटम्स के आसपास इस तरीके से घूम रहे हैं। तो उनका मॉडल कैसा हो गया था? भाई सेंटर में एक न्यूक्लियस है बहुत छोटी सी वॉल्यूम में, और इसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स ऐसे अपनी शेल्स के अंदर रोटेट कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो नोट कर लो, दिस वॉज द मॉडल ऑफ रदरफोर्ड्स। उन्होंने हमें ये फील भी दिलाई कि न्यूक्लियस कितना छोटा है। लोगों ने पूछा कि यार थोड़ी फील दिलाओ, न्यूक्लियस कितना छोटा है एटम के मुकाबले। उन्होंने बोला कि तुम मानो कि एक जो पूरा टॉकीज होता है, जो सिनेमा हॉल होता है वो, हाँ, तो एक जो सिनेमा हॉल होता है, जो टॉकीज होता है, वो होता है एक एटम, और उसके अंदर एक चेयर, एकदम सेंटर की जो चेयर है वो है न्यूक्लियस। यानी कि इतना छोटा सा पार्ट होता है एटम का न्यूक्लियस। हालांकि इस मॉडल की बहुत सारी बातें सही थी, लेकिन इस मॉडल में भी कुछ कमियां आई। उन्हें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि इनमें क्या कमियां आई और उनको फिर कैसे एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, आज इतना ही, चलो बाय बाय।